राधे राधे आप सभी को। आप सभी का वेलकम है आज इस क्लास में। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम देख रहे थे, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। इस पे 6 पार्ट हम लोगों का बन गया है, हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये 7वां वीडियो है और हमारा आज का टॉपिक है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेमचंद। हेमचंद्र का समय है 1088 से लेके 1097 तक इनका समय माना जाता है। जैन मुनियों में हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात थे। तो ध्यान देना है कि जैन मुनियों में हेमचंद्र अपनी विद्या और पांडित्य के लिए क्या थे? बहुत विख्यात थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ उनका बहुत सम्मान था। इनका सम्मान कहाँ पे था? तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के यहाँ। सिद्धराज के भतीजे कुमारपाल ने राजा होने पर उन्हें और भी सम्मानित किया। सिद्धराज के आग्रह पर उन्होंने प्राकृत अभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन लिखा। तो किसके आग्रह पे इन्होंने लिखा? प्राकृत और अभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो सिद्धराज के आग्रह पे लिखा, ये आपको ध्यान देना है। किसके आग्रह पे? तो सिद्धराज के आग्रह पे हेमचंद्र ने प्राकृत और अभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ लिखा। किस नाम से लिखा? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के नाम से। हेमचंद्र प्राकृत के पाणिनि थे, ये भी ध्यान देना है। ये क्या थे? तो प्राकृत के पाणिनि इनको कहा जाता है। व्याकरण के अतिरिक्त उन्होंने देसी नाम माला, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया है। तो उनका व्याकरण ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। उनके अलावा इन्होंने देसी नाम माला, कुमारपाल चरित ग्रंथों का भी प्रणयन किया है। सिद्ध हेम में पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। जो इनका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है, इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से मधुकोश एकत्र किया गया है। एक चोटी का व्याकरण और इस कोटि का सहृदय अत्यंत विरल संयोग है। इस मधुकोश में जैनियों के नैतिक उपदेश भी हैं और रीतिकालीन नायिकाओं के पूर्व रूप भी। वीर दर्पोक्तियाँ भी हैं और सौंदर्य और प्रेम की सहज काव्योक्तियाँ भी। इनमें से कुछ दोहे तो इतने अछूते और टटके हैं कि मानो विभिन्न ग्रामांचलों की मधुगंध भीगी मिट्टी से उठा लिए गए हैं। संभवतः ये दोहे तत्कालीन आभीरों और गुर्जरों के उन्मुक्त जीवन में रमे बसे हैं। पर इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये दोहे लोक काव्य हैं। इन्हें कवियों ने अपनी अनुभूति और कल्पना द्वारा समुचित शब्दों में विन्यस्त किया है। कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? सिर जरखंडी लोअड़ी गली मरियड़ा नबीस तोवी गोठा कराविया मुद्धे उठ बईस। नायिका के सिर पे फटा पुराना वस्त्र है, गले में 10-20 गुरियों की माला भी नहीं है, फिर भी मुग्धा नायिका का अप्रतिम सौंदर्य गोष्ठ के रसिकों को उठक बैठक कराता रहता है। इसी को कहते हैं अनलंकृति पुनः क्वापी। जय के वहीं पाविशु पीव आकिया कुड्डू करीशु पाड़ी उनवई सरावी जीव सब्बंगे पई शिशु। प्रिया प्रिय से विलग है, किंतु एक बार प्रिय के मिल जाने पर वह एक अभूतपूर्व कार्य करना चाहती है। वह प्रिय में सर्वांग सहित इस तरह समा जाएगी जिस तरह नए तट के सकोरे में पानी। यह है पर्यवेक्षण की सूक्ष्मता और कल्पना की उदात्तता। अप्रस्तुत द्वारा अत्यंत प्रभावशाली इंद्रिय दृश्य गंधबिंब प्रस्तुत किया गया है। अब 2 वीर दर्पपूर्ण चित्र देखिए। अब इनकी वीर पंक्तियाँ देखिए। किसकी? तो हेमचंद्र की।
खग विसाहियूं जहीं लहहूँ, पिय तहीं दे सही जाहूँ। अरण दुम्भिक्षे भग गाई, विड़ु जुझे न बलाहूँ। नायिका अपने प्रिय से कहती है कि तुम कहाँ आ गए, यह तो रण दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, युद्ध न करने से हम दुर्बल हो गए हैं। अतः हे प्रिय, उस देश चलो जहाँ खड़ग का व्यवसाय होता हो। दुर्भिक्ष मिर्जा गालिब के यहाँ भी है इस मामूर में, कहते ए गमे उल्फत असद। एक जगह युद्ध का अकाल है और दूसरी जगह उल्फत का। दोनों दुर्भिक्षों में अपने अपने युगों की दो मनोवृत्तियां बोलती हैं। एक विशेष परिस्थिति में नायिका अपने पति की पहचान कराती है और कहती है कि भग गऊ देखिवई नियल बलु बलु, पसरी आऊ परशु, में लई सही रेह जीव करी करवाल उपयशु। अपनी सेना को भागते हुए और शत्रु सेना को बढ़ते हुए देखकर मेरे प्रिय के हाथों की करवाल शशि रेखा की तरह चमक उठती है। कुछ और उदाहरण द्रष्टव्य है। आ वही जम मही अन नहीं वी, गोरी सुदिज्जहि कंतु, गय मत तह चंत कुसह जो, अमिड़ई हसंतु, बिट्टिय मई भाड़ीय तुहुमा, कुरुबंकी दिट्ठी, पुत्ति सकर्णि भल्लि जीव मारई हियई पैट्ठी, पुत्ति जाए कवड़ गुड़ु अवगुड़ कवड़ु मुएड़, जा बप्पी की भुहड़ी चंपत जई अवरेड़, जीव्यूं कासु न बल्हऊ, धड़ु पड़ु कासु न इट्ठू, दौड़ी वी अवसर निविड्डियई, तिड़ि समगड़ई विसिट्ठू। तो ये हेमचंद्र की पंक्तियाँ हो गई और हो गए हेमचंद्र हमारे संपन्न। अगले हैं हमारे मेरु तुंग आते हैं, ये भी जैन आचार्य हैं। अब हम मेरु तुंग को देखेंगे। तो हेमचंद्र भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके ग्रंथों को याद रखना है, उनका व्याकरण ग्रंथ याद रखना है, किसके कहने पे उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था, और उनकी उपाधि को भी याद रखना है। ठीक, तो हेमचंद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरु तुंग है, ये भी बहुत मोस्ट हैं। तो मेरु तुंग प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। मेरु तुंग क्या थे? तो प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उन्होंने प्रबंध चिंतामणि संस्कृत में लिखा। कब लिखा? 1304 ईस्वी में। तो एक तो आपको इसका डेट याद रखना है। प्रबंध चिंतामणि कब लिखा गया? 1304 ईस्वी में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक, तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा? मेरु तुंग ने लिखा। कब लिखा? 1304 में लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। इसमें अनेक ऐतिहासिक कथा प्रबंध हैं। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के इतिवृत्त इस तरह प्रस्तुत किए गए हैं कि उनके ऐतिहासिक पक्ष की रक्षा हो गई है। गुलेरी जी के मतानुसार हिंदी कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रचना के प्रति अधिक सचेत हैं। गुलेरी जी कहते हैं कि हिंदू कवियों की अपेक्षा जो जैन कवि हैं वो इतिहास रचना के प्रति अधिक सचेत हैं। प्रबंध में अपभ्रंश के जो दोहे उद्धृत किए गए हैं वे दूसरे के बनाए हुए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रबंध चिंतामणि में मेरु तुंग लिखे हैं दोहे, तो वो दोहे इनके नहीं है, वो किसी दूसरों से लिए हैं दोहे। किससे लिए हैं? तो इसमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे अधिक है। तो प्रबंध चिंतामणि में किसके दोहे हैं? तो राजा मुंज के दोहे मिलते हैं। राजा मुंज के दोहे को मेरु तुंग ने लिया है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राजा मुंज के दोहे किस रचना में मिलते हैं? तो प्रबंध चिंतामणि में। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि मेरु तुंग ने प्रबंध चिंतामणि में दोहे कहाँ से लिए थे? तो राजा मुंज के यहाँ से लिए थे। आगे आते हैं, मुंज के बारे में जानते हैं कौन थे। तो मुंज धाराधिपति मालवा नरेश प्रसिद्ध भोज के चाचा थे। मुंज कौन थे? तो भोजराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के ये क्या थे? चाचा थे।
वे वीर भी थे और रसिक भी थे। रसिक कुछ ज़्यादा ही थे। वे अपनी चहेती के पास, जो 12 योजन दूर रहती थी, ऊँट पर सवार होकर जाते थे और उसी रात लौट भी आते थे। तो मुंज थे वो चहेती मतलब उन प्रेमिका के पास, उनसे 12 योजन दूर रहती थी और ऊँट पर सवार होकर उसमें मिलने जाते थे और उसी रात मिल के वापस भी आ जाते थे। और रसिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। एक बार उन्होंने तैलप नरेश पर चढ़ाई की और बंदी बना लिए गए। मुंज को लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मुंज को क्या कर दिया गया? लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दिया गया। पर इश्क तो ऐसा आतिश है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। वहाँ वे तैलप नरेश की अधेड़ बहन मृणालवती से प्रेम कर बैठे। अब क्या हुआ? अब वहाँ बंदी बना लिए गए। तो अब बंदी बना लिए गए तो जो तैलप नरेश थे उनकी अधेड़ एक बहन थी मृणालवती। क्या नाम था उसका? मृणालवती। तो उसी से प्रेम कर बैठे वो। उधर मुंज के समर्थक उन्हें छुड़ाने के लिए लंबी सुरंग खोद चुके थे और मुंज ने मृणालवती से अपने संग भाग चलने के लिए कहा। मुंज युवक था और मृणालवती अधेड़। वह उदास हो गई और उसकी उदासी को लक्ष्य करते हुए मुंज कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुंज भड़ई मुड़ावलई जुवड़ गयु नझूरी, अजय शक्कर सयखंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, बीते हुए यौवन का संताप न कर। यदि शक्कर के सैकड़ों खंड कर दिए जाए तो भी वह मीठी ही लगती है। अब मुंज मृणालवती को समझाते हैं। वो उसको लगता है कि ये नवयुवक है और मैं अधेड़ हूँ, कैसे इनके साथ हमारी जोड़ी रहेगी। तो वो कहते हैं कि यदि शक्कर के 100 खंड भी कर दिए जाए तो भी वह मीठी ही रहती है। तो बीते हुए यौवन का तुम संताप न करो। जीवन की सार्थकता का अर्थ समय समय पर बदलता रहता है। सामान्य जीवन की सार्थकता 3 बातों पर निर्भर थी: युद्ध, तीव्रगामी, घोड़े की सवारी। नहीं, युद्ध, पहला युद्ध हो गया, दूसरा तीव्रगामी घोड़े की सवारी और तीसरा सुंदरियों का गाढ़ा लिंगन। मुंज कहते हैं ये कि सामान्य जीवन की सार्थकता 3 बातों पर ही निर्भर थी। और फिर कहते हैं कि एऊ जम्मू न गुह ग्यू भड़ सीरी, खग्गू न भग्गू, तिखा तुरीय न माड़िया, गोरी गली न लग्गू। यदि योद्धा के सिर पर खड़ग ना टूटा, यदि योद्धा के सिर पे खड़ग न टूटा, न वह तीव्रगामी अश्व पर चढ़ा और न सुंदर स्त्री के गले लगा, तो उसका जन्म अकारथ गया। मुंज कहते हैं, मुंज क्या कहते हैं कि यदि योद्धा के सिर पे खड़ग ना टूटे और तीव्रगामी अश्व पर वो ना चढ़े और सुंदर स्त्री को गले ना लगा सके, तो उसका ये जन्म क्या है? अकारथ है। मृणालवती का प्रेम सिर्फ क्रीड़ात्मक था। उसने मुंज की दुर्भी संधि का भेद भाई से बता दिया। उसने तो ऐसे इससे केवल मनोरंजन में ही मतलब मुंज से प्रेम कर लिया था मृणालवती ने, उसका वास्तविक प्रेम नहीं था इनके प्रति। और उसने क्या किया? मुंज की जो दुर्भी संधि थी, जो उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके शुभचिंतकों ने बनाया था रास्ता, उसका सारा भेद जाके अपने भाई को बता दिया। मुंज को रस्सी से बांधकर भीख मंगवाई गई और अंत में उसे मरवा डाला गया। और जब ये बातें बता देती है अपने भाई से, तो उसका भाई क्या करता है? मुंज को रस्सी से बांध के भीख मंगवाता है गली गली में और अंत में उसे मरवा डालता है। और भीख मांगते समय एक स्त्री ने आंखें मटकाई और भीख न दी।
और जब भीख मांग रहे थे मुंज, तो एक स्त्री ने उनको आंखें मटका के भीख न दिया और मुंज ने विरक्ति भरे स्वर में कहा, क्या कहा कि भोली मुद्धि माँ गब्बु करी भिक्षा पुडुग पाई, आ चौंद सई 76 रई आ मुज्जह मयह गयाई। हे मुग्धे, मेरे हाथ में भिक्षा पात्र देखकर गर्व न कर। क्या कहते हैं उस नायिका को कि हे मुग्धे, मेरे हाथ में ये भिक्षा पात्र देखकर तू अपने आप पे गर्व न कर। मुंज के 1476 हाथी चले गए। मुंज के 1476 हाथी चले गए। इतने अमीर थे, इतने बड़े राजा थे, और अंत में उनके साथ ये दुर्दशा हो गया। क्योंकि उनको मृणालवती ने धोखा दे दिया। तो मुंज की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अब तो बिल्कुल अच्छे से याद ही हो गया होगा कि मुंज के दोहे प्रबंध चिंतामणि में मिलते हैं। मुंज कौन थे? तो राजा भोज के चाचा थे, और इनके दोहे प्रबंध चिंतामणि में मिलते हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखा है, 1304 ईस्वी में लिखा है संस्कृत भाषा में। तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अदहमाड़ को। किसको देखेंगे? अदहमाड़ को। हमने हेमचंद्र को देखा, मेरुतुंग को देखा, अब बारी है अदहमाड़ की। अदहमाड़ का समय है 12वीं शताब्दी। इनको अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। तो इनका समय क्या है? 12वीं शताब्दी है, ये ध्यान देना है। अदहमाड़ मुल्तान का रहने वाला था। कहाँ का? मुल्तान का। कुछ लोगों ने अदह का अर्थ वयनजीवी लगाया है। कुछ लोगों ने अदह का अर्थ क्या लगाया है? वयनजीवी। उसके विरह काव्य संदेश रासक के संस्कृत टीकाकारों का यही मत है कि अदह का अर्थ क्या होता है? वयनजीवी होता है। पता नहीं अदह का अर्थ तंतुवाय कैसे हुआ। संदेश रासक में तंतुवाय से संबंध शब्दावली का प्रयोग भी नहीं हुआ है। अन्य लोग अदहमाड़ को अब्दुल रहमान कहते हैं। संभवतः जैसा उनका विचार है, अब्दुल रहमान का भ्रंश अदहमाड़ हो गया। यह अनुमान इसलिए लगाया गया है कि उसके पिता का नाम मीर सेन था। अब्दुल रहमान के पिता का नाम क्या था? तो मीर सेन था। मीर संस्कृत का शब्द है और उसका अर्थ है पार्वत्य प्रदेश। मीर सेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम, ठीक वैसे ही जैसे सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी है। मतलब मीर सेन किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, और मीर सेन एक जनपद भी है, तो जनपद की दृष्टि से देखें तो वो आ गया। हाँ, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, कोई जनपद भी होगा तो भी। ठीक, तो आगे आते हैं। उसी तरह सूरसेन जनपद भी है और व्यक्तिवाचक नाम भी है, जिले का नाम भी है और किसी व्यक्ति का भी नाम है। गौशाला, गोपाल आदि शब्दों के प्रयोग से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आभीर रहा होगा। उन्होंने अपनी रचनाओं में गौशाला, गोपाल बहुत शब्दों का प्रयोग किया है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि वो आभीर रहे होंगे। आभीर का तद्भव आप लोग बताएंगे क्या होगा। आभीर तत्सम शब्द है और इसका आप लोगों को तत्सम कमेंट में बताना है क्या होगा। अदहमाड़ या अक्षयमान का अदहमाड़ होना अधिक औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है। यह एक दूत काव्य है। कौन? तो संदेश रासक। इसमें एक विरहणी नायिका का एक पथिक से अपना विरह निवेदन इस अभिप्राय से करती है कि वह उसका संदेश प्रिय के पास पहुंचा देगा। इसमें कथा वस्तु लगभग नहीं है। यह 3 प्रक्रमों में बटा है।
संदेश रासक कितने प्रक्रमों में बटा है? तो 3 प्रक्रमों में बटा है। प्रथम में मंगलाचरण है, दूसरे प्रक्रम में कवि परिचय आत्मनिवेदन है और तीसरे में रचना का उद्देश्य वर्णित है। तो संदेश रासक 3 प्रक्रमों में बटा है। नहीं, वो सब प्रथम में ही था। प्रथम में मंगलाचरण, कवि परिचय, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य वर्णित है, ये ध्यान देना है। और द्वितीय प्रक्रम में विरह निवेदन है। द्वितीय प्रक्रम में क्या है? विरह निवेदन है। और तृतीय में षट ऋतु वर्णन है। तृतीय प्रक्रम में क्या है? तो षट ऋतु वर्णन है। सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। ताजगी का अभाव है। इस आधार पर उसका रचना काल 11वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है। संदेश रासक का रचना काल का अनुमान क्या लगाया जा रहा है? 11वीं शताब्दी। संभवतः यह पहला धर्मेत्तर रास है। तो प्रश्न बनेगा कि पहला धर्मेत्तर रास काव्य कौन है? तो संदेश रासक है पहला धर्मेत्तर रास काव्य। जैन मुनियों के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक हैं, पर अदहमाड़ के संदेश रासक में इहलौकिक विरह निवेदन है। इसकी भाषा को लेकर पंडितों में मतभेद है। कुछ लोग इसे अवहट्ठ कहते हैं और कुछ मानक अपभ्रंश। यदि संदेश रासक की भाषा अवहट्ठ है तो परिनिष्ठित अपभ्रंश किसे कहेंगे? यदि संदेश रासक की भाषा अवहट्ठ मान लिया जाए तो फिर परिनिष्ठित अपभ्रंश किसे कहा जाएगा? कुछ लोग इसकी भाषा अवहट्ठ भी बताते हैं और कुछ लोग परिनिष्ठित अपभ्रंश बताते हैं। हेमचंद्र के व्याकरण में उद्धित द्रोहे अपेक्षाकृत अधिक बोधगम्य हैं। पता नहीं किन कारणों से द्विवेदी जी संदेश रासक को आदिकाल में रखते हैं और हेमचंद्र को उसके बाहर। तो ये हमारा संदेश रासक के बारे में हो गया। अब्दुल रहमान ने लिखा है, अपभ्रंश काव्य में लिखा गया ये विरह काव्य है संदेश रासक, और ये पहला धर्मेत्तर रास है। 3 प्रक्रमों में बटा हुआ है, इतना आपको ध्यान देना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश रासक को आदिकाल में रखा है और हेमचंद्र को बाहर रख दिए हैं वो आदिकाल से। तो हमारा समाप्त होता है यहीं पे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासो काव्य। अगला टॉपिक क्या है? रासो काव्य है। तो उम्मीद करते हैं जितना आज हम लोगों ने पढ़ा समझ में आया होगा। थोड़ा ही पढ़ना है, पर मैं चाहती हूँ कि जितना पढ़े अगर इसमें से प्रश्न बने तो प्रश्न आप लोग ना गलत करें। मेरा मेन उद्देश्य है कि प्रश्न आप लोगों का यहाँ से तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि केवल कथा वाचन हुआ, सुने और चले गए। ठीक, ऐसे कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं प्रश्नों पे विशेष ध्यान देती हूँ और बताती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहिए आप लोग। तो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में रासो काव्य के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।